इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स का वन शॉट देखने वाले हैं, वो भी पूरे यूट्यूब पर सबसे कम समय के अंदर। देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि लाइट किसको कहते हैं। तो लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। या फिर इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं इसके बदले में कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब बात करते हैं एंगस्ट्रॉम किसको कहते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 3600 एंगस्ट्रॉम जो बात बताए हैं, ये चीज जो होता है ये वायलेट कलर के लाइट का होता है, और 7800 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये आपका रेड कलर के लाइट का होता है। तो जिस लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है यानी कि रेड कलर, ये सबसे कम डेविएट होता है, और जिस लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है यानी कि वायलेट कलर, ये सबसे ज्यादा डेविएट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब लाइट जो होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से इसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और लाइट का जो होता है हवा या फिर वैक्यूम में जो है इसका स्पीड जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, लाइट की वजह से शैडो वगैरह बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जा सकता है, तो ये प्रॉपर्टी 1-2 नंबर में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग लाइट के बारे में जो इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, ये टोटल तो ऐसे 5 होता है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 चीज पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर आता है और वापस रिटर्न यहां से वापस चला जाता है, तो इसी घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा बात है, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में अगर ये वापस चला गया तो इसको कहते हैं क्या चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह को देख लेते हैं, जिसमें से अगर कोई लाइट है, ये स्मूथ सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस है, और पॉलिश्ड सरफेस पर जो लाइट आता है इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाता है इसको यहाँ पर से जो रिटर्न चला जाएगा इस टकराने के बाद, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में इस सरफेस पर जो एक लाइन, वर्चुअल लाइन जो परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी तरह ये सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो हमारा 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ये इसमें ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये हमारा जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, और जिस पॉइंट पर लाई करेगा इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये बोलता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरह ग्लेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ग्लेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं आता है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 ही चीज आएगा। फर्स्ट लॉ में हमारा आ जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, और जिस पॉइंट पर लाई करेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो है सो हमारा आ जाता है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो मिरर जो है हमारा आपके क्लास में दिया गया है प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर जो होता है वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कंप्लीटली क्या होता है, प्लेन होता है। और स्फेरिकल मिरर में हमारा 2 टाइप होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है ये यहाँ पे स्फेरिकल होता है, जिसमें से 2 टाइप हमारा होता है, एक कनकेव होता है और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो होता है ये प्लेन होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर जो होता है जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज को बनाता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज भी बनाएगा, मतलब जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का इमेज बनाएगा, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पर इमेज को बनाएगा। इसके द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है ये होता है वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरल
इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब कि दाहिना के चीज को बायां दिखा देगा और दायां में रखे हुए चीज को बायां में दिखा देगा, मतलब लेफ्ट को राइट दिखाएगा, राइट को लेफ्ट दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है लेटरल इन्वर्जन वगैरह, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्लेन मिरर का एक चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है ये इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर को, तो स्फेरिकल मिरर हमारा दो टाइप का होता है, जिसका स्फेरिकल पार्ट होता है रिफ्लेक्टिव, है ना, तो वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर ऐसे करके केव टाइप का रहेगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर में कर्व रहता है, अंदर की तरफ अंदर वाला पार्ट जो होता है ये रिफ्लेक्टिव होता है और बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है, इसको कहते हैं कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, इधर वाला जो पार्ट है बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड रहेगा, मतलब बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव रहेगा, अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड रहेगा, मतलब ये बाहर से रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्शन करेगा यहाँ पर से। तो कनकेव और कन्वेक्स दो प्रकार का हमारा मिरर हो गया इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद अगर इसको हम लोग देखते हैं कि मिरर के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, तो इसको सबसे पहले अगर देखेंगे तो मिरर के अंदर में जो है ये मिरर है हमारा, मिरर जितना दूर से रिफ्लेक्शन कर सकता है इतना दूर को हम लोग एपर्चर कहते हैं। मिरर के मिडिल पॉइंट को जो है हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिरर जो होता है ये किस चीज से बनता है, एक स्फेयर से बना हुआ होता है, ऐसे करके स्फेयर से बना हुआ होता है जिसका सेंटर होता है, और इसके सेंटर को ही जो होता है कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फेयर से बना हुआ होता है, तो इसी कारण से जो है सो स्फेरिकल ग्लास से बनने की वजह से इसके सेंटर को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और एक अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है इसको मिड पॉइंट पर काटेगा, मतलब सेंटर और प्रिंसिपल यानी कि सेंटर और पोल के बीच से काट करके जाएगा, और इस बीच वाले पॉइंट को ही जो है सो मिडिल पॉइंट को फोकस कहा जाता है, और फोकस से पोल का दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो याद ये रखना है कि फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस का हमेशा आधा होता है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का आधा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोकल लेंथ ही हमारा हो गया। अब हमारे पास इमेज, तो इमेज हमारा दो टाइप का बनता है, एक बनता है रियल इमेज, एक बनता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वो इमेज होता है जहां पर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में मिलता है, तो वो हमारा रियल इमेज होता है। इसको स्क्रीन पर खींच सकते हैं, और ये हमेशा जो है सो उल्टा होता है, यानी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज अगर लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अगर मिलता हुआ दिखता है, अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअली में मिलता नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और ये इमेज जो होता है इरेक्ट यानी कि ये सीधा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज कि रियल इमेज में जो है सो या फिर वर्चुअल इमेज में अगर इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की आवश्यकता होती है, मतलब मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में अगर मिलेगी तभी जाकर के इमेज बनेगा, मतलब मिनिमम रेज की संख्या जो इमेज बनने के लिए है वो हमारे पास 2 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम हमारे पास 2 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे रे डायग्राम की, तो रे डायग्राम में सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है तो वो फोकस से पास कर जाएगा, और अगर फोकस से आया है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगा। उसके बाद अगर लाइट डायरेक्टली पोल पर आया है, यहाँ पे लाइट डायरेक्टली पोल पर आया, तो जितना एंगल के साथ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर आया उतना ही एंगल के साथ दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आया है मिरर पर, तो वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा बिना किसी डेविएशन का। और एक चीज जो बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से जाएगा, और फोकस से आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, पैरेलली चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब सबसे पहले नंबर हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर के द्वारा जो है सो इमेज फॉर्मेशन। तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें टोटल 6 केस होता है, जिसमें सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पर से पैरेलल लाइट को भेजेंगे। हम आपको बताए थे कि 2 रेज की आवश्यकता होती है इमेज बनने के लिए, तो 2 रेज को भेजेंगे। पैरेलल आया तो ये फोकस पर कट कर दिया
दिया तो इमेज बनेगा कहां पर, फोकस पर। इमेज कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब काफी छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट इमेज जो होता है उसका काफी छोटा बन जाएगा। दूसरा केसेस है, इसको ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर के चलते हैं तो इसके बाद जो है हम लोग रखेंगे कहां पर, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो पैरेलल लाइट फोकस से पास किया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में है तो इमेज जो हमारा बनेगा ये सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगा, इमेज काफी छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा केस हमारे पास आता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और इस कंडीशन में देखिए पैरेलल लाइट फोकस से पास कर गया और यहाँ फोकस से लाइट पैरेलल पास कर गया, दोनों कट करेगा कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस कंडीशन में इक्वल साइज का इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल जब भी इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। फिर इस इमेज को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, तो सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। पैरेलल लाइट फोकस से पास कर गया और एक लाइट को सेंटर से भेजे तो वापस वहीं रिटर्न करेगा, तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। याद रखिएगा इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो सेंटर एंड फोकस के बीच में इमेज बना था, और सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगा। इस कंडीशन में जो है हमारा जो लाइट का इमेज का जो साइज है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी इमेज जो है ये बनेगा लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और लार्ज साइज का इमेज बनेगा। पांचवा कंडीशन है हमारा, फोकस पर अगर इमेज को रखा जाए, तो फोकस पर अगर इमेज को अगर हम लोग रखते हैं, फोकस पर अगर हम लोग इमेज को रखते हैं तो फोकस पर इमेज को रखने में क्या चीज हो जाएगा, तो पैरेलल लाइट जो है ये क्या चीज हो जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ इधर लाइट जो है पैरेलली पास कर जाएगा। और फिजिक्स के अनुसार पैरेलल लाइट जो होता है ये इन्फिनिटी पर मिलता है, तो इसीलिए इमेज जो बनेगा रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज का यानी मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब फोकस पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो यहाँ पे पोल पर से लाइट भेजे, इधर चला गया, या पैरेलली भी भेज सकते थे, फोकस से जाता, किसी भी तरीका से दो लाइट को हमको यहाँ पर रे डायग्राम को खींचना पड़ेगा। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे, रिटर्न हो गया, तो इधर साइड कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, लेकिन इसी को आगे चल करके वर्चुअली हम लोग यहाँ पर मिला दिए हैं। तो वर्चुअली मिलाए हैं तो यहाँ पर एक्चुअली में मिला नहीं है लेकिन मिलता हुआ लग रहा है, तो इसीलिए इमेज जो हमारा बनेगा वो वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और लार्जर साइज का इमेज बनेगा। ये चीज हो गया कनकेव मिरर का जो है जितना भी आपका टोटल का टोटल जो है सो इमेज फॉर्मेशन आपका हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो सर्च लाइट्स वगैरह में करते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट में करते हैं, ताकि पैरेलल बीम को जो है पावरफुल पैरेलल बीम दे सके इस चीज के लिए। इसके अलावा जो है सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट वगैरह इसी मिरर का इस्तेमाल करते हैं, समझे। सैलून वगैरह में भी इसी मिरर का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। और इसका फोकल लेंथ वगैरह, वेवलेंथ वगैरह लेमडा में लिया जाता है, जो मतलब वेवलेंथ का ऐसा डिनोट करा जाता है लेमडा से, और इसका जो है सो एसआई यूनिट हमारा मीटर हो जाता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन केवल दो चीज होता है, और वो क्या चीज है, तो कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पर से लाइट अगर पैरेलल आएगा तो इधर साइड तो डेविएट कर जाएगा, भाग जाएगा इधर साइड, लेकिन आगे जाकर के उस साइड जो है सो हमारा पोल पर मिल जाएगा, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा कहां पर, तो फोकस पर बनेगा। इस कंडीशन में वर्चुअल, इरेक्ट बनेगा इमेज एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब काफी छोटा साइज का इमेज बनेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि पोल और इन्फिनिटी इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पैरेलल लाइट इधर चला गया, फोकस से आ जाएगा, और जो दूसरा लाइट हम लोग अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो एक दूसरे को कट कर देगा। तो इस कंडीशन में जो है सो बैक साइड में मिरर के बिहाइंड में, बियॉन्ड में कट करेगा, जो कि पोल और फोकस के बीच में ही कट करेगा। इस कंडीशन में भी वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल के साथ हमारा इमेज कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, और इमेज का जो साइज है वो स्मॉलर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर से कि इसका लोकेशन कहाँ पर होगा, तो इसका लोकेशन पोल और फोकस के बीच में ही होगा, पोल और फोकस के बीच में ही होगा, कभी भी फोकस के बाद इमेज इसमें नहीं बन सकता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कौन सा मिरर है जिसमें रियल इन्वर्टेड दोनों इमेज बनता है, रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, तो वो हो जाएगा हमारा कनकेव। कौन सा है जिसमें इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों इमेज बनता है, तो वो हमारा कनकेव। स्मॉलर, इक्वल और लार्जर तीनों साइज का इमेज बनता है तो कनकेव। और जिसमें केवल और केवल वर्चुअल इमेज, केवल जो है सो इरेक्ट इमेज, केवल और केवल स्मॉलर इमेज बने, वो चीज हमारा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ये ध्यान रखिएगा आप, इसका दो ही केवल इमेज फॉर्मेशन होता है मात्र, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन सबके लिए सेम ही होगा। अब देखिए इधर साइड साइन कन्वेंशन क्या है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, ये बताता है डिस्टेंस को, किस चीज के डिस्टेंस को बताता है, तो ये डिस्टेंस इमेज का बताता है और ऑब्जेक्ट का बताता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस को बताएगा। और ये वर्टिकल लाइन जो होता है ये हाइट को बताता है, किस चीज के हाइट को, तो ये बताएगा हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के हाइट को बताएगा, ठीक है। ये खरा वाला जो लाइन है ये हाइट को बताएगा। तो इस तरफ जो होता है एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स एक्सिस हमेशा निगेटिव होता है। ऊपर की तरफ हाइट जो है ये पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ वाई एक्सिस निगेटिव, यानी कि हाइट जो है नीचे की तरफ निगेटिव होगा। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि u का वैल्यू हमेशा निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, u हमेशा निगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। और डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट हमेशा होता है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होगा। ये दो चीज आपको ध्यान रखना ही रखना है। कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है ये हमारा निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन पर। तो मैग्निफिकेशन क्या चीज होता है, मैग्निफिकेशन से पहले मिरर फार्मूला देख लेते हैं। तो मिरर फार्मूला जो होता है ये क्या चीज है कि एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। इसके बाद फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v हमारा हो जाता है मिरर फार्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस यहाँ पर लग जाता है ताकि साइन कन्वेंशन सही हो। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन बराबर hi/ho इज इक्वल टू -v/u भी आता है। तो ये हमारा फाइनली फार्मूला हो जाता है मैग्निफिकेशन का। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं मैग्निफिकेशन का, तो उसमें क्या क्या चीज होता है, तो ध्यान रखिएगा कि यदि मैग्निफिकेशन क्या आया, मैग्निफिकेशन अगर 1 आया, इसका मतलब ये चीज है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसका लोकेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इक्वल साइज का इमेज बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा चीज, अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आया, इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि hi/ho, यानी ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव तब आएगा, ध्यान रखिएगा, मिरर के लिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो मिरर में क्या होता है, रियल इमेज लेफ्ट साइड में बनता है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा हो जाता है हमारा इसका रियल इमेज का जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये रियल इमेज का जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा, और हाइट भी हमेशा जो है इमेज का ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, और वर्चुअल इमेज का जो हाइट होता है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसके अंदर, तो मिरर के अंदर, केवल और केवल ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन क्या आया,
यहाँ पर पॉजिटिव आया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हुआ है, इस वजह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मतलब कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज जो होता है मिरर के अपोजिट साइड में बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का दोनों अलग अलग साइड में है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव आता है तो मतलब एच आई हमारा निगेटिव है, एच ओ तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तभी जाकर के बनता है हमारा मैग्निफिकेशन निगेटिव। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, ये ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वन शॉट कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले इसमें पूछा आपसे ये जाएगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था सीधे, लेकिन थोड़ा सा बेंड कर जाता है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट आएगा तो उसका जो है पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो चीज होता है हमारा, दो मीडियम, एक हमारा रेयर मीडियम, एक हमारा डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका डेंसिटी कम होता है, जैसे हवा, वैक्यूम, ये चीज। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये सब चीज जो है डेंसर मीडियम हमारा आ जाता है। तो केस तो इसमें होते हैं कि अगर लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो ये जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर सरफेस पर, ये नॉर्मल के नजदीक आ जाएगा, ठीक है। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, अगर ये डेंसर मीडियम है और बाहर में रेयर मीडियम है, तो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाएगा तो जाना सीधे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भाग जाएगा। तो ये दो कंडीशन होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब ग्लास स्लैब में इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर देखते हैं ग्लास स्लैब में सबसे पहले पैरेलल लाइट, ये लाइट आया सीधे सरफेस पर, और लाइट आने के बाद जो होता है यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, रेयर से डेंसर में आया। तो डेंसर में जब आता है यहाँ पर तो नॉर्मल के थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, और उसके बाद जो है फिर एक बार रेयर मीडियम में जाता है, तो रेयर मीडियम में जाएगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेकिन इसका जो शुरुआत वाला पाथ था इसके साथ ये पैरेलल हो जाता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि इंसिडेंट रे जो होता है ये होता है हमारा, जो लाइट आया है वो इंसिडेंट रे है। ग्लास स्लैब एंट्री के बाद जो सबसे पहले एक बार पाथ चेंज हुआ वो वाला लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे दोबारा से पाथ को चेंज किया, यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ मीडियम चेंज होने की वजह से, इसको कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। और ये वाला जो लाइन जो शुरुआत वाला लाइट के साथ सीधे आना था और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में पैरेलल बना है डिस्टेंस, और यहाँ पर जहां पर से ये चेंज किया है रास्ता, इस जगह पर से, इस पॉइंट पर से अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेते हैं तो इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बोला जाता है इसको। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या चीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू से इसको डिनोट करा जाता है। ये हमारा क्या चीज होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसके रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये हमारा दो प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि किसी भी लाइट का स्पीड जो है किसी फर्स्ट मीडियम में सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में या सेकेंड मीडियम में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, दो मीडियम के लाइट को अगर हम लो मीडियम में लाइट के स्पीड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उस समय पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर अगर हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम कोई दूसरा रहेगा उसके स्पीड ऑफ लाइट को कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज, ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है C/V, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में सबसे पहले आते हैं, तो पहला क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और
नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो चीज हो गया। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि म्यू के बराबर होता है और इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेंस किसको कहते हैं। तो लेंस जो होता है ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका जो है सो दोनों साइड या कर्व होता है या फिर कम से कम एक साइड जो होता है ये कर्व्ड होगा हमारा। तो इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पर स्फेरिकल लेंस को देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार का लेंस हमको पढ़ना है सिलेबस के अंदर में, एक है हमारा कन्वेक्स लेंस और दूसरा है हमारा कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दो प्रकार का लेंस को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या चीज होता है। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है इसका बीच वाला पार्ट थिक होता है और साइड वाला पार्ट पतला होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस जो होता है ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये पतला होता है और एज जो होता है इसका मोटा होता है, यानी कि थिक होता है, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, अब लेंस जो होता है ना ये हमारा दो स्फेरिकल मिरर के बनने से, दो स्फेरिकल लेंसेस की वजह से, अब लेंस जो होता है ना हमारा ये दो स्फेरिकल जो होता है ट्रांसपेरेंट बॉल जो होता है उसके कट करने से बनता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा दोनों स्फेयर का जो है सो होलो स्फेयर जो होता है ग्लास का उससे बनता है। तो दोनों स्फेयर का अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस जगह पे और दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इस जगह पे क्या चीज हो जाएगा, दो सेंटर होगा तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के पास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या चीज है कि इससे जो हमारा लेंस बन रहा है इसके मिडिल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं जिसको ओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ को हम लोग एपर्चर कहेंगे, जितना दूर से रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा इसको एपर्चर कहेंगे। और उसके बाद दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है इसको प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर कोई लाइट पैरेलल आता है तो इसको कट करता है, इसको बीच से यहाँ मिड पॉइंट पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच से कट करता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का दूरी फोकल लेंथ कहलाता है और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि रेडियस जो होता है ये फोकस का दुगुना होता है, यानी फोकल लेंथ का दुगुना होता है, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद है रे डायग्राम्स वगैरह। तो सबसे पहले रे डायग्राम में क्या चीज है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आता है तो पैरेलल आने वाला लाइट जो है फोकस से पास कर जाएगा और अगर कोई लाइट जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि इसमें हमारा वो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आता है तो वो बिना किसी डेविएशन का सीधे चला जाएगा। तो लेंस के अंदर अगर डेविएशन नहीं हुआ है तो इसका एक कंडीशन हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि लाइट जो है कहां पर आया है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गया है, तभी जाकर के डेविएशन पॉसिबल नहीं है उसके अंदर। तीसरा जो रे डायग्राम होता है हमारा कि अगर कोई लाइट जो है सो यहां पर से हमारा क्या आ गया, फोकस से होकर के आ गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास कर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको ऑप्टिकल एक्सिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सिंपल तीन हमारा रे डायग्राम हो गया। पहला रे डायग्राम हमारा हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आया तो पैरेलल जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से आया तो बिना किसी डेविएशन का सीधे चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं इसी के बेसिस पर। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले नंबर इमेज फॉर्मेशन हम लोग कन्वेक्स लेंस का देखते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में 6 कंडीशंस होते हैं, जैसे मिरर में हुआ था कनकेव मिरर में उसी तरीका से। तो पहली नंबर देखिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं ना इसका एक और नाम दे दिया जाता है 2f1। दो सेंटर होगा तो एक को C1 एक को C2 दे दिया जाता है और दो फोकस भी होगा तो एक को F1 एक को F2 दे दिया जाता है। और सेंटर जो होता है ये फोकस का दुगुना पर होता है इसलिए इसको 2f1 दे देते हैं। जिधर F1 लिए थे फोकस और जिधर F2 फोकस लिए थे उसके सेंटर को 2f2
टू नाम दे दिया जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमारा फोकस पर बनेगा, और राइट साइड में बनता है तो राइट साइड में जो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ राइट साइड में क्या हो जाता है, राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर साइड निगेटिव, ठीक है। हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और हाइट नीचे की तरफ निगेटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। और राइट साइड में अगर एक्चुअली में मिलता है इमेज तो वहां पर रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद तो वो रियल इमेज बनाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ से पैरेलल लाइट गया, यहाँ पर फोकस पर मिला तो ये हमारा जो है सो रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और हाईली डिमिनिश्ड बनाएगा, काफी छोटा साइज का इमेज बनाएगा। उसके बाद इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो पैरेलल लाइट फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से इसे पास कर गया तो ये हमारा कहां पर बना देगा, फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज को बनाएगा, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और स्मॉलर इमेज बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन में सेंटर पर अगर इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी हमारा जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इस कंडीशन में रियल, इन्वर्टेड और इक्वल साइज का इमेज हमारा बना देता है। चौथा कंडीशन क्या है कि सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो ये हमारा सेंटर और फोकस पर अगर बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो ये हमारा इमेज जो बनेगा ये सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, और इस कंडीशन में इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा और इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्ज यानी कि मैग्नीफाइड इमेज हमारा बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद का जो कंडीशन है हमारा सबसे आखिरी कंडीशन वो है फोकस। एक है हमारा फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पांचवा कंडीशन, तो फोकस पर रखेंगे तो पैरेलल लाइट जब जाएगा तो यहाँ पर से इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और लार्जर साइज का इमेज बनेगा। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे तो पैरेलल लाइट फोकस से चला गया और ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइट से, तो ये दोनों लाइट जो है सो यहाँ पे डेविएट कर गया और डेविएट करने की वजह से आगे नहीं मिलेगा। पीछे डॉटेड लाइन से अगर खींचे तो लेंस के सेम साइड में यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बना यानी वर्चुअल लाइंस बना। तो वर्चुअल कहने का मतलब यहाँ इमेज भी बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ जो है हमारा इरेक्ट बनेगा और लार्जर साइज का इमेज बनेगा। तो कहने का कुल मतलब ये है कि कन्वेक्स लेंस जो है हमारा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों इमेज बनाता है, स्मॉलर, इक्वल और लार्जर तीनों साइज का इमेज हमारा बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कनकेव लेंसेस का। तो कनकेव लेंस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो पैरेलल लाइट आएगा, ये डाइवर्ज कर गया लेकिन पीछे खींचेंगे इसको यहाँ पर लेकर के तो फोकस पर पहुंचेगा और फोकस पर पहुंचा है तो मतलब जो है इमेज बनेगा फोकस पर। इस कंडीशन में वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पैरेलल लाइट डेविएट किया फोकस से, फिर इधर खींच देंगे पास करता हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर जाएगा, आगे तो कहीं पर मिलेगा नहीं, इसीलिए पीछे हम लोग इसको मिलाते हैं तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज यहाँ पर। और इस कंडीशन में भी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर इसका एक्चुअल लोकेशन का बात करेंगे तो ये फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि फोकस के बाद यानी फोकल लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इमेज का डिस्टेंस, इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जो होता है एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को बताता है, इसको हम लोग कहते हैं लेंस फार्मूला, ठीक है, जो कि होता है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फिर आता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या चीज हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन जो होता है ये ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी कि दूसरा चीज हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। दोनों को एक साथ करेंगे तो HI/HO इज इक्वल टू V/U हमारा हो जाएगा मैग्निफिकेशन। अब स्पेशल केसेस को ध्यान रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 है तो इस कंडीशन में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर लोकेशन बताना रहेगा तो यानी कि इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा
अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के लिए हमको यहाँ समझना होगा कि लेंस के अंदर में रियल और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो रियल इमेज बनता है राइट साइड में, तो मतलब डिस्टेंस जो हो जाएगा इमेज का ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ बनता है तो हाइट जो होता है ये इमेज का हमेशा निगेटिव होता है। और वर्चुअल इमेज जो होता है ये ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज जो होगा ये हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और हाइट ऊपर की तरफ होता है यानी हाइट ऑफ इमेज ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी कि HI/HO हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो HI अगर पॉजिटिव आएगा तब जाकर के जो है सो हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन कौन सा है, ये कंडीशन HI का पॉजिटिव वाला ये कंडीशन है वर्चुअल इमेज का। तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है, मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब है HI/HO में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, HI अगर निगेटिव है तब जाकर के मैग्निफिकेशन निगेटिव आया। निगेटिव कब होता है, हाइट, जब रियल इमेज बनता है। और अगर रियल इमेज बन रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेंस के दोनों दो तरफ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 स्पेशल कंडीशंस थे यहाँ पे मैग्निफिकेशन के, ये आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में आप ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्वेक्स है तो कन्वेक्स में जो है सो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कनकेव है तो कनकेव के लिए जो है सो हमारा फोकल लेंथ जो होता है ये हमारा निगेटिव होता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है हमारा इतना ही था हमारा टॉपिक, एक पावर ऑफ लेंस बच रहा है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस है हमारा। तो पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस हम लोग कहते हैं क्या चीज, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही पावर ऑफ लेंस कहा जाता है, यानी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ये ध्यान रखिएगा। द एबिलिटी ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट और एबिलिटी ऑफ ए कनकेव लेंस टू डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट, मतलब ये चीज है कि कन्वेक्स लेंस का वो एबिलिटी जो लाइट को क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके, या फिर कनकेव लेंस का वो एबिलिटी जो लाइट को, उस पर जो लाइट आता है उसको डाइवर्ज कर सके, इसी एबिलिटी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला 1/f होता है। अगर फोकल लेंथ हमारा मीटर में दिया हुआ है तब, अगर फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में दिया है तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ को हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग 1 फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड करवाते हैं, यानी फाइनली फॉर्मूला 100/f आ जाता है। और इसका SI यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसका SI यूनिट जो होता है ये हमारा डायोप्टर होता है, जिसको D से डिनोट करते हैं, और इसका दूसरा 1 मीटर इनवर्स भी SI यूनिट ये होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस अगर रहेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का पावर अगर निकालना है तो अलग अलग लेंसेस को अगर एक साथ करा गया है, जोड़ दिया गया है, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, और उनके पावर्स को अगर हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो वही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर। ठीक है, तो इस तरीका से आपका पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं हम लोग ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड के पूरे चैप्टर का 1 शॉट। तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन आईज के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो ह्यूमन आईज में जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें जो है सबसे पहले कॉर्निया हमारा होता है। तो कॉर्निया जो होता है ये सबसे सामने का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जहां से सबसे पहले लाइट यहाँ पर हमारा एंट्री करता है, ये ध्यान रखिएगा। आई बॉल का सबसे सामने का फ्रंट पार्ट होता है, जहां से लाइट सबसे पहले पतला लेयर होता है वहां से एंट्री करता है। उसके बाद हमारा होता है आइरिस। आइरिस जो होता है इसके अंदर का ये पार्ट होता है हमारा। आइरिस जो होता है ये डिफरेंट कलर्स वगैरह में होते हैं। यहाँ पर जो है कलर फ्लेक्सिबल मस्कुलर डायफ्राग्राम बिहाइंड द कॉर्निया इट हैज कलर पिगमेंट्स, मतलब ये जो अलग अलग कलर्स देख रहे हैं आप इस आंख में जो है गोल गोल जो रहता है, इसमें अलग अलग, किसी का ब्राउन किसी का ब्लैक है ना। तो अलग अलग कलर्स जो होता है वो कलर पिगमेंट्स की वजह से होता है। ये कलर पिगमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है ये आइरिस। आइरिस के ही अंदर में छोटा सा पार्ट जो होता है ये हमारा होता है प्यूपिल। ये स्मॉल ओपनिंग जो होता है ये हमारा होता है प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक्सपेंड होता है। जब ज्यादा लाइट अगर आ जाता है, जब ज्यादा लाइट ब्राइट लाइट आएगा तो ये कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, मतलब ये सिकुड़ जाएगा। और अगर डीम लाइट आता है, कम लाइट आता है तो ये फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाता है। और
आइरिस जो होता है प्यूपिल के ओपनिंग्स को ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद आंख का जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, सबसे इधर वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये हमारा होता है रेटिना। इधर साइड वाला जो पोर्शन है ये हमारा रेटिना होता है। रेटिना जो है खुद ही दो प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ होता है, जिस सेल का नाम होता है रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचानने का काम करता है, और कोन्स जो होता है ये उसकी ब्राइटनेस को पहचानने का काम करता है, मतलब कलर को पहचान करने का काम करता है। रॉड्स जो होता है ये हमारा इंटेंसिटी लाइट का पहचान करेगा, और कलर को पहचान करने का काम होता है कोन्स का। और ये आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर्स का कोन्स हमारे सभी इंसानों में पाया जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और रेटिना लगभग 125 मिलियन रॉड्स एंड कोन्स से मिलकर के लाइट रिसेप्टर सेल्स से बना हुआ होता है, जो स्क्रीन की तरह आंख के अंदर ये हमारा काम करता है, जहां पर हमारा फाइनल इमेज जो है सो वो बनता है। और रेटिना जो कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है ब्रेन के थ्रू, समझे, ऑप्टिक नर्व से जो है सो कनेक्टेड, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है ब्रेन से कनेक्टेड होता है रेटिना हमारा, और यही नर्व जो होता है ये सिग्नल को ब्रेन में भेजने का काम करता है। उसके बाद जरा सा देखिएगा आई लेंस। तो आंख का जो लेंस हमारा होता है ये वाला होता है। आंख का लेंस जो होता है ये फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक शीशा के रिफ्रैक्टिव ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.5 इसके बराबर होता है। और इसको जो होल्ड करके रखता है, ये यहाँ पे पकड़ करके जो रखता है, इसको कहते हैं स्लेरी मसल्स। और स्लेरी मसल्स इसको होल्ड करके रखने का काम करता है, और जब लाइट जो आता है, ब्राइट लाइट आया कि डिम लाइट आया, उसके अनुसार इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है सो आंख का लेंस जो होता है इस जगह पे एक एक्वस ह्यूमर नाम करके एक लिक्विड भरा हुआ होता है। एक्वस ह्यूमर नाम करके लिक्विड भरा हुआ होता है हमारा यहाँ पे कॉर्निया, और इसके बीच में आई लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। जिस एक्वस ह्यूमर का काम क्या चीज होता है, तो एक्वस ह्यूमर का हमारा जो काम होता है वो होता है वहां पर जो लिक्विड है ये दोनों चीज को चिपकने नहीं देगा, प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा, ये लिक्विड का मेनली काम हमारा होता है। इसके बाद एक और लिक्विड हमारा भरा हुआ होता है यहाँ पर आई लेंस और रेटिना के बीच में, जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। और इस जगह पर विट्रियस ह्यूमर रहता है, इसको भी चिपकने से बचाता है, और ये फ्लूइड के थ्रू ही जो है सो सारा लाइट का जो सेल्स है ये सिग्नल्स वगैरह है ट्रांसमिट यहाँ पर होता है हमारा। तो विट्रियस ह्यूमर भी यहाँ पर रहता है। तो दो प्रकार का लिक्विड हमारे आंख के अंदर पाया जाता है। और जहां पर से ऑप्टिक नर्व शुरू होता है ना, इस जगह पर कोई लाइट अगर आता है तो यहाँ पर इमेज नहीं बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। तो ये हमारा आंख का ये पूरा का पूरा पोर्शन था, टोटल एक एक चीज था। सिलेरी मसल्स जो है ये करता है काम उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का। और यहीं पर से पूछा जाता है एक हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या चीज होता है, तो आंख का लेंस के पास सिलेरी मसल्स की सहायता से खुद को फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का क्या है, कैपेसिटी है, यानी कि एबिलिटी है। द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए आंख के लेंस के लिए हमारा दो चीज होता है, एक नियर पॉइंट होता है और एक हमारा होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, तो नियर पॉइंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस जहां पर कोई भी चीज आसानी से हम देख पाते हैं बिना कोई स्ट्रेन का, बहुत ही आसानी से देख पाएंगे, ये नियर पॉइंट होता है। ये ह्यूमन आई के लिए जो है सो 25 सेंटीमीटर माना गया है। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट जो होता है ये वो डिस्टेंस होता है जहां तक के डिस्टेंस को हम बिना स्ट्रेन का देख पाते हैं, ये हमारा होता है फार पॉइंट। ठीक है, तो ये जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन आईज के लिए ये हमारा इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर डिफेक्ट ऑफ विजन में हमारा आ जाता है मायोपिया। मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। जब कोई आदमी जो है वो नजदीक के चीजों को आसानी से देख पाता है लेकिन दूर की चीजों को आसानी से अच्छे से नहीं देख पाता है, इसको कहते हैं हम लोग मायोपिया। मायोपिया होने का रीजन क्या होता है कि आंख का लेंस जो है वो काफी, यानी आई का जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है आई बॉल, ये आई बॉल का साइज जो है ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। आई बॉल का साइज बढ़ जाना और फोकल लेंथ जो होता है आंख के लेंस का ये घट जाना, जिसमें होता क्या है कि
रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। तो इसको सही कैसे किया जाएगा? इसको सही किया जाता है यहाँ पर कनकेव लेंस को लगा करके। तो कनकेव लेंस यहाँ पर यूज करेंगे, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा और डाइवर्स करने के बाद फिर इसको रेटिना पर इमेज बना देगा। इस तरीका से होता है हमारा मायोपिया का करेक्शन। फिर होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया में कोई आदमी जो है सो नजदीक के चीजों को आसानी से अच्छे से नहीं देख पाता है, दूर के चीजों को देख पाता है, यानी इसको फार साइटनेस कहते हैं। दूर के चीज को अच्छे से देख पाता है, नजदीक के चीज को अच्छे से नहीं देख पाएगा। ये क्यों होता है? तो इसके होने का वजह होता है कि आंख का जो आईबॉल होता है, जो वो आईबॉल का साइज डिक्रीज कर जाना या फिर फोकल लेंथ जो होता है इसका वो इंक्रीज कर जाना, जिसके कारण जो है रेटिना के बाहर इमेज बनता है, रेटिना पर लाइट मिलता ही नहीं है, और लाइट मिलेगा तब इमेज बनेगा। तो इसको सही किया जाता है हमारा किस चीज से? इसको सही किया जाता है हमारा कन्वेक्स लेंस को यूज करके, इसका सही किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो लाइट आता है इस लाइट को थोड़ा सा क्या कर देता है, मर्ज कर देता है, जिसके कारण से जो है सही जगह पर यानी कि रेटिना पर जाकर के इमेज बन जाता है। फिर इसके बाद आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया वो चीज होता है, एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें आदमी ना नजदीक के चीज को ना दूर के चीज को, दोनों ही चीजों को सही से नहीं देख पाता है क्लियरली। ये एज ज्यादा होने की वजह से हमारा खास करके हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा उम्र का होता है, एज का होता है, जिसकी वजह से उसका सेलेरी मसल्स जो होता है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है आई लेंस के फोकल लेंथ को, तो उसकी वजह से होता है। और इसके बाद आई लेंस जो होता है ये हार्ड होने लगता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर कम होने लगता है, इसी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। इसको कैसे किया जाएगा सही? तो प्रेसबायोपिया को सही किया जाता है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके प्रेसबायोपिया का सही किया जाता है, जिसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही लेंसेस का इस्तेमाल करा जाता है। आप ध्यान रखिएगा इसको, इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है एक चीज हमारा है यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म, जो कि आपके सिलेबस से एक्चुअली में डिलीट है। एस्टिग्मेटिज्म में होता है क्या है कि जब भी कोई लाइट आता है हमारे आंख पर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है, जिस कारण से लाइट जो होता है वहां पे इमेज जो बनता है रेटिना पर वो धुंधला धुंधला टाइप का बनता है, या फिर ब्लर्ड इमेज या थोड़ा सा आगे पीछे करके इमेज ग्लिच करके बनता है। इसको सही किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंसेस की वजह से, इसको सही किया जाता है, इसको लगा करके इसको सही किया जा सकता है। तो ये हालांकि टॉपिक में आपका नहीं है सिलेबस के अंदर। फिर कैटरैक्ट है हमारा। कैटरैक्ट होता है कि देखिए आंख के आगे जो है क्लाउडी लेयर्स या मिल्की लेयर्स बन जाता है, ये हमारा होता है कैटरैक्ट। इस कंडीशन ये होता क्यों है? तो क्लाउडी लेयर्स आंख के लेंस के पास या ऊपर में जो बन जाएगा, इसकी वजह से मिल्की और क्लाउडी लेयर्स जो बन जाता है, इस कारण से ज्यादा उम्र होने की वजह से ये कैटरैक्ट होता है। इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। और इसको सही कैसे किया जाता है? तो इसको सही किया जाता है हमारा सर्जरी के जरिए, जो नेपाल वगैरह में ज्यादा फेमस है आपका, तो सर्जरी के जरिए इसको सही कर दिया जाता है। उस सर्जरी में जो है जो भी डिफेक्टेड पार्ट होता है उसको, जैसे आंख का लेंस है उसको साफ किया जाएगा, या फिर अगर उसमें आर्टिफिशियल लेंस लगाने की जरूरत है तो आर्टिफिशियल लेंस लगा करके उसको सही किया जाता है। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से जब लाइट जाता है, देखिए प्रिज्म से जब लाइट ऐसे करके गया, ठीक है, और ये लाइट इस तरह से डेविएट हुआ, यानी कि बाहर में था रेडर मीडियम, अंदर में फिर डेंसर मीडियम हुआ, तो नॉर्मल के नजदीक आ गया लाइट, और फिर डेंसर मीडियम से रेडर मीडियम में गया लाइट, तो नॉर्मल से जो है सो दूर भाग गया। तो पहला जो लाइट आया इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्ट एक बार हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे एक बार फिर से रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्टेड रे के पास हो जाएगा, और एंगल ऑफ इमर्जेंट जो दूसरी साइड से रिफ्रैक्ट हुआ है इसके तरफ हुआ। रिफ्रैक्टेड रे को पीछे अगर डॉटेड लाइन से खींचे और एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए था, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर इसके बीच में जो ऊपर ए एंगल है ये हमारा प्रिज्म का एंगल होता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जब भी लाइट प्रिज्म से होकर के पास करता है, तो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो ये जो व्हाइट लाइट होता है ये 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाता है, जिसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। और ये 7 कलर जो होता है ये विबग्योर होता है, VIBGYOR, सबसे ऊपर R रहेगा, सबसे नीचे
भी रहेगा। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स में टूट जाता है। यही होता है हमारा विबग्योर, ये ध्यान रखिएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को करे थे कौन? तो सर आइजैक न्यूटन करे थे इस एक्सपेरिमेंट को। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है? तो जिस तरीका से ये प्रिज्म से होकर के 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया है लाइट, उसी तरह सेम डेंसिटी का, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म को हम उसके उल्टा करके लगा देंगे, तो ये सेम जब लाइट सातों जाएगा तो फिर ये मर्ज होकर के वापस फिर से कौन सा लाइट दे देगा? व्हाइट कलर का ही लाइट दे देगा। और इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब भी बारिश वगैरह होता है तो कुछ वाटर का ड्रॉपलेट्स जो होता है, ड्रॉप जो होता है, हवा में ही सस्पेंडेड रह जाता है, वहीं पे रह जाता है। और वही काम करता है प्रिज्म का। और जब भी सनलाइट उस पर पड़ता है, जब भी उस ड्रॉप पर सनलाइट पड़ता है, तो सबसे पहले बाहर में एयर है, पानी है, ये डेंसर मीडियम, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ पर से होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपकी किताब में पूछा जाएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप जवाब दीजिएगा। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12th में होता है, हम लोग को इंटरनल रिफ्लेक्शन बताना है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो है हमारे पास घटना कौन कौन सा शामिल है, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर से रिफ्रैक्शन, और ये लाइट स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ये डिस्पर्सन हम बोलेंगे। और पहला नंबर रिफ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा नंबर डिस्पर्सन और तीसरा नंबर इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिएगा आप। ये 3 घटना आप बता दीजिएगा यहाँ पर। तो ये जब जाता है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हुआ और फिर यही 7 कलर्स ऊपर, जब ध्यान रखिएगा कि ऊपर जब स्प्लिट होगा तो रेड ऊपर रहेगा, ब्लू यहाँ पे वायलेट नीचे रहेगा। और जब यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर के वापस आएगा तो इस तरफ जो है नीचे की तरफ रेड हो जाएगा, ऊपर की तरफ वायलेट हो जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेनबो जो होता है ये हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यानी कि ऑब्जर्वर जिधर रेनबो को देख रहा है, ऑब्जर्वर के जस्ट पीठ के तरफ बैक साइड में सूरज होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा बारिश के बाद ही बनता है रेनबो। अब देखते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एक हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक एडवांस सनराइज एंड सनसेट और डिले सनसेट, ये सब चीज है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो तारे हमें टिमटिमाते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स में अलग अलग गैसेस होता है, जिसका डेंसिटी अलग अलग होता है। और इसी अलग अलग डेंसिटी की वजह से कोई रेयर कोई डेंसर मीडियम होता है। तो अगर कहीं पर स्टार अगर है और अलग अलग लेयर्स को पास करके हमारे पास आंख पर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, लाइट अगर आ रहा है, तो मान लीजिए ये रेयर है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये डेंसर है, ये लाइट बार बार क्या होगा, रेयर मीडियम में आया तो नॉर्मल के दूर चला जाएगा यहाँ पर से, डेंसर में आया तो नॉर्मल से नजदीक, ऐसे करके थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा होते होते यहाँ तक पहुंचता है। और इस तरीका से जो हमको दिखता है ये लाइट स्ट्रेट लाइन में दिखता है तारा। तो ये अपरेंट पोजीशन हमको दिखता है यहाँ पर, लेकिन अपरेंटली हमको यहाँ पर दिख रहा है तारा। और हाँ, अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हिले डुलेंगे तो ये तारा का पोजीशन बार बार चेंज होगा। तो एक तारा का पोजीशन अगर बार बार चेंज हो रहा है और आसमान में जो है करोड़ों तारे एक साथ अगर इस तरीका से पोजीशन चेंज करेंगे तो वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। और यही रीजन होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे का साइंस। ठीक है, फिर हमारा आते हैं यहाँ पर एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ये जो पोजीशन है जहां पर ऑब्जर्वर देख रहा है ये हमारा हॉरिजन कहते हैं। जो ट्रू पोजीशन सन का होता है हॉरिजन के नीचे में होता है। और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो है इसका जो लाइट जो होता है हमको यहाँ पर दिख रहा होता है। तो एक्चुअल सनराइज जो होता है ना उससे 2 मिनट पहले ही हमको यहाँ पर सूरज उगा हुआ हॉरिजन पर दिखता है। लेकिन सूरज इस जगह पर होता है किसकी वजह से, तो लाइट के रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमको यहाँ पर दिखता है। और सनसेट के 2 मिनट के बाद तक हमको सनसेट दिखता हुआ रहता है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये चीज होता है। फिर अब यहाँ पे आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो इस तरीका से जंगल वगैरह में देखते होंगे लाइट ऐसे ऐसे बिखर करके आता है। लाइट का बिखर जाना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में जो है बिखर जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर लाइट पास करवा रहे हैं, जैसे कि दूध हो गया, इससे लाइट पास करवा रहे हैं तो इसका जो पाथ होता है ये लाइट का विजिबल हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल स्कैटरिंग भी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पर डिपेंड करता है और उस लाइट का वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का अगर एप्लीकेशंस देखेंगे तो सबसे पहले नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर, सनराइज एंड सनसेट के समय पर सूर्य का कलर जो होता है थोड़ा सा रेड क्यों होता है, रेडिश कलर क्यों होता है। जब सूर्योदय उस समय हो रहा होता है तो उस समय जो है ना अलग अलग कलर्स का लाइट निकलता है, मतलब व्हाइट कलर आता है लेकिन व्हाइट कलर जो होता है स्प्लिट कर जाता है, मतलब सारे कलर्स में डिस्पर्सन की वजह से टूटता है, लेकिन सबसे दूर तक यानी कि सबसे जल्दी हमारे आंख तक जो पहुंचता है वो रेड कलर पहुंचता है, बाकी सब कलर्स नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमको रेडिश कलर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तक में हमको दिखता है। ठीक है, ये चीज होता है। सूर्यास्त के समय में भी सेम वही घटना होता है कि देर तक हमको क्या दिखते हुए रहता है, रेड कलर ज्यादा देर तक, ज्यादा वेवलेंथ है तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा और ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने की वजह से वो रेड कलर हमको देर तक दिखाई देता है वहां पे, और बाकी कलर्स जो है वो पहले ही विजिबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो है सूर्य लाल कलर का हमको दिखाई, आकाश लाल कलर का हमको दिखाई देता है। अब दोपहर के समय में ब्लू कलर क्यों दिखता है, दोपहर के समय में बहुत सारे ब्लू कलर्स आसमान में क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और वो रेड कलर से ज्यादा इंटेंसिटी के वहां पे स्कैटर्ड होते हैं, ज्यादा फैल जाते हैं स्कैटर होकर के, इसी कारण जो होता है हमारा यहाँ पर दोपहर के समय में स्काई हमारा ब्लू दिखने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोपहर अब पक्का यानी दिन के समय में वो ब्लू दिखने लगता है, लेकिन एकदम दोपहर का समय अगर देखेंगे तो दोपहर के समय में सन जो होता है ये पूरा व्हाइट क्यों दिखता है, तो दोपहर के समय में सन व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और सूर्य जस्ट हमारे परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और लाइट को सबसे कम दूरी ट्रेवल करना पड़ता है, जिस कारण से स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतना ज्यादा नहीं होता है, डिस्पर्सन नहीं होता है, इसलिए व्हाइट कलर हमको व्हाइट ही दिखता है, बाकी सारे कलर्स में टूट करके स्कैटर नहीं करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यानी ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट आपका कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये मैटर का सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जिसकी वजह से जो है कोई भी इलेक्ट्रिक घटना हमको देखने को मिलता है, जैसे शॉर्ट सर्किट, करंट लगना आपको, तो ये सब घटना जो भी देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से देखने को मिलता है। हमारा वो फंडामेंटल यानी कि बेसिक क्वांटिटी होता है हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक घटना का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का ये कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस में हम लोग देखेंगे तो कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिजली को कंडक्ट करता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सब कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिजली को कंडक्ट नहीं करता है, इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जैसे कि हो गया ये पेन हमारा, कोई भी जो है सो मार्कर वगैरह जो हो गया, प्लास्टिक वगैरह, ये सब बिजली को कंडक्ट नहीं करता है, तो ये चीज हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उस समय के बारे में पढ़ना, उस समय के इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मूविंग चार्ज रहेगा उस समय का इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमको पढ़ना होता है। ये दो अलग अलग चीज हो जाता है जो कि आपको अभी तो नहीं, लेकिन 12th क्लास के फिजिक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से एक पहला यूनिट ही पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट्स वगैरह नाम करके ये हमको दूसरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है एक और। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पाए जाते हैं, जैसे कि सेल हमारे पाए जाएंगे, स्विच पाए जाएंगे, यहाँ पर सेल पाए जाएंगे, हमारे पास स्विच पाए जाएंगे, बल्ब पाए जाएंगे, तो ये सब जो है सोर्सेस पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब सर्किट हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक हमारा होता है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि उस समय बिजली कटा हुआ होता है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब है स्विच का ऑन होना और इस समय जो है सो बिजली पास होता है और करंट फ्लो कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब करंट जो फ्लो करता है यहाँ पर ये क्या चीज होता है कि करंट को हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे हैं करंट का, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड टाइम, मतलब किस स्पीड से चार्ज जो है फ्लो कर रहा है प्रत्येक यूनिट टाइम के अनुसार, उसको हम लोग कहते हैं करंट। करंट का ऐसा यूनिट जो होता है ये एम्पेयर होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से चार्ज का फॉर्मूला एक हो जाता है क्या चीज, Q इक्वल्स I T, ये ध्यान रखिएगा। ये चार्ज का एक और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल्स को इस तरीका से डिनोट करा जाता है, हमारा पॉजिटिव निगेटिव। बैटरी जो होता है सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ पर निगेटिव, मतलब अपोजिट को ऐड करते चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे करके ये तीन को हमारा सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी बन गया। स्विच जो होता है ये इस तरीका से, ये हो गया ओपन स्विच और ये बीच में टिकली साट दिए तो हम लोग हो गया क्या चीज, क्लोज्ड स्विच। ज्वाइंट वायर्स को ऐसे करके ज्वाइंट करके दिखाया जाता है, अनज्वाइंट वायर को ऐसे तरपा कर कुदा देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा इस तरीका से दिखा देते हैं और रेजिस्टेंस जो होता है ये हम लोग इस तरीका से दिखा देते हैं। और वहीं पे रियोस्टेट नाम करके वेरिएबल रेजिस्टर होता है, उस डिवाइस को हम लोग ऐसे कि रेजिस्टेंस जो बनाते हैं उसी पे ऐसे एरो चला देते हैं या फिर ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर जो होता है वो उसको हम लोग इस तरीका से पॉजिटिव निगेटिव करके दिखाते हैं, वोल्ट मीटर में भी इस तरीका से हम लोग दिखा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है चार्ज, यहाँ पर जो है मूविंग चार्ज में सबसे पहले एक डिफाइन करने के लिए दे देगा आपको, एक एम्पेयर किसको कहते हैं, तो एक एम्पेयर अगर देगा तो सिंपल सा एक कूलम बाय एक सेकेंड होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर किसी तार से एक सेकेंड के अंदर एक कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, एक एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज। तो आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको निकालना है। एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। यूनिट ऑफ करंट तो एम्पियर होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो करंट का दो डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहां पर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और प्रोटॉन जो होता है ये क्या चीज होता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो उस समय पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है सो प्रोटॉन फ्लो शुरू हो जाएगा करना, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है सो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसलिए करंट के दो डायरेक्शंस होते हैं, जिस कारण से करंट को कन्वेंशनल करंट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर होता है हमारा एक डिवाइस एमीटर। एमीटर करंट को मापता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। स्मॉल करंट को ये मेजर नहीं, ये माइक्रो में हमारा करंट को, मिली एम्पेयर्स में करंट को ये हमारा मेजर करता है। तो एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है उसको कहते हैं एमीटर, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। उसी के साथ गैल्वेनोमीटर जो होता है ये भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो माइक्रो एम्पियर में भी करंट को माप लेता है। मतलब ये चीज है कि जो एमीटर नहीं कर पाता है उससे स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट को भी गैल्वेनोमीटर आराम से माप लेता है, और ये करंट और करंट का डायरेक्शन को भी बताता है, और ये भी हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। और उसके बाद हमारा एक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये पैरेलल में हमेशा कनेक्ट करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस तरीका से देख लीजिए, इस गिलास में एक लिक्विड भरा हुआ है और इस गिलास में एक लिक्विड भरा हुआ है, और दोनों के लिक्विड के बीच का डिफरेंस है, इसमें ज्यादा भरा हुआ है इसमें कम भरा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अगर यहाँ पर से पंप को रिलीज करेंगे इस जगह से, तो ज्यादा बला में से कम बला में आना शुरू हो जाएगा। मतलब करंट जो होता है हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कहां पर, आउटसाइड द सेल, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा कहां पर, तो इनसाइड द सेल। समझे, ये डायरेक्शन होता है हमारा करंट का, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो तार के बीच या दो सोर्सेस रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पर पोटेंशियल का जो है वायर के दो एंड का पोटेंशियल, समझे, अगर यहाँ पे 240 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो गया, 220 वोल्ट का हो गया। तो वायर के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, वोल्टेज का जो अंतर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पहले नंबर क्रिएट करवाता है एक डिवाइस जो कि हमारा नाम होता है बैटरी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एक डिवाइस का नाम बताइए जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो बैटरी या सेल हम लोग बता देंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो वोल्ट को अगर डिफाइन करने के लिए एक वोल्ट को कहेगा, क्या बताएगा कि अगर 1 जूल काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो इसी को कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर आप जान ही गए। अब एक चीज और यहाँ पर से ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसमें हमको देखना है एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि जैसे आपके परिवार में सदस्य की संख्या कभी भी निगेटिव में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, उसी तरह किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है ये हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होगा, पॉजिटिव होल नंबर में होगा, ये कभी भी निगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि कितना होगा चार्ज किसी भी कंडक्टर पर, सपोज कीजिए आपके परिवार में 6 सदस्य हैं और हर एक सदस्य 4-4 गो रोटी खाते हैं, कितना रोटी घर में बनेगा, 24 गो रोटी बनेगा। ठीक है, उसी तरीका से मतलब नंबर ऑफ मेंबर गुने एक आदमी कितना रोटी खाता है उसको गुना कर दिया, उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है उसको गुना करते हैं तो टोटल चार्ज हमारा निकल जाता है। यानी यहां से फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, यानी Q बराबर NE। एक हम लोग फॉर्मूला देखे हैं Q बराबर IT, दूसरा हम लोग फॉर्मूला देखे Q बराबर NE। ठीक है, एक Q बराबर IT और एक Q बराबर NE, तो IT बराबर NE के बराबर हो गया, N बराबर IT बाय E। एक नया फॉर्मूला हमारे यहाँ पर से बन गया। ठीक है, दूसरा जो होता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसका, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है सिंपली ऐड हो जाता है। और चौथा जो होता है ये नेचर ऑफ फोर्स, यानी सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सिव और अनसिमिलर के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये सब चीज आपको नहीं देखना है, खाली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बस आपको देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ को समझने के लिए देखिए, ओम्स लॉ कहता है जैसे ये बैटरी है, बैटरी का ये 2 एंड है। ठीक है, बैटरी का क्या है, 2 एंड है, तो बैटरी के 2 एंड का वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें कितना तार, इस तार में कितना करंट पास हो रहा है उससे। अगर वोल्टेज का डिफरेंस यानी इस दोनों तार के बीच का, अगर पॉजिटिव तार है एक निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, इसके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस अगर ज्यादा करते हैं तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज का डिफरेंस अगर कम कर देते हैं तो इसमें करंट कम फ्लो होगा। ओम्स लॉ पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दिए हैं, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं समझने के लिए उसमें प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यही चीज होता है हमारा ओम्स लॉ, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पर से इसको इक्वल करते हैं RI, यानी कि V इक्वल्स IR हो जाता है, V इक्वल्स IR। यहाँ पर जो है सो फॉर्मूला हमारा बन जाता है, यानी कि R इक्वल्स V बाय I, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होगा और किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज होता है हमारा, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। हाँ, ओम्स लॉ केवल और केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करेगा, ये उसका क्या है, लिमिटेशंस है, ये उसकी कमी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी तार का वो प्रॉपर्टी होता है जो उसके अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है और ये इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओम को डिफाइन करने के लिए, एक ओम को डिफाइन करने के लिए दे देगा, R बराबर क्या हो गया, R इक्वल्स V बाय I होता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, मतलब यहाँ पर क्या चीज बता देंगे, 1 ओम के लिए क्या बताएंगे कि अगर 1 एम्पेयर का करंट
किसी तार से पास कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना का लगेगा, 1 ओम का लगेगा। मतलब एक तार है, इस तार से जो है 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, इस तार के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस लग रहा होगा वो 1 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रेजिस्टेंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चीज आप मेनली लिखिएगा, मटेरियल तो रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो ये भी चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। यानी कहने का मतलब तार का लंबाई बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस उतना ही गुना बढ़ जाएगा। अगर बोलेगा 4-10 ये तार जो है 10 गुना बढ़ा दिए लंबाई उसका, तो रेजिस्टेंस भी 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर बोलेगा तार की मोटाई को जो है सो बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसे आप समझिए कि अगर जगह बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो आने जाने में दिक्कत कम होने लगेगा, जगह घटा दिए तो मतलब आने जाने में दिक्कत ज्यादा होने लगेगा। उसी तरीका से अगर एक आदमी 20 आदमी खड़ा है एक लाइन में, तो सबसे पीछे धक्का मारे तो लंबाई ज्यादा, दूरी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो रुकावट करते चलेगा और रुकावट करते करते सबसे अगला को महसूस तक नहीं होगा। तो उसी को रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं कि अगर तार का लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटाई यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है यहाँ पे। तो अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी को समझिएगा। मान लेते हैं कि ये तार है, ठीक है, ये तार का जो है लंबाई 1 मीटर का है और इसका मोटाई जो है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर का है। तो इस तार के द्वारा जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करा जाएगा इसको कहेंगे रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी जो होता है इसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स रहता है, लेकिन सिंपल रेजिस्टेंस के लिए ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि जिस तार का लंबाई 1 मीटर का है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर का है, उसके द्वारा लगने वाला रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। और रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के होता है। और इसको एक साथ लिखेंगे तो L/A हो जाएगा, और इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर रो डालते हैं इंटू L/A। तो ये जो रो होता है यही होता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। और इसका SI यूनिट की बात करेंगे रेजिस्टिविटी का, तो यहाँ पर ओम और इंटू मीटर का स्क्वायर बाय मीटर तो कट जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा ओम मीटर, ये ध्यान रखिएगा। और ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। और रेजिस्टिविटी केवल और केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज से बना है उस चीज पे डिपेंड करता है। उसको लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, फलना चिलना से कोई लेना देना, टेम्परेचर वगैरह से लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई 100 मीटर का तार था, उसको 4 टुकड़ा में बांट दिए, 25-25 मीटर का कर दिए, तो बताइए रेजिस्टिविटी में क्या चेंजेस आया होगा। तो रेजिस्टिविटी थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो ये चीज है कि इसमें मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेकिन ये जो है कि आपका लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया सब पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है सो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट दोनों का दिखा दीजिएगा, ओम इसका और इसका ओम मीटर। हालांकि इस दोनों में डिफरेंस जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन इंडिविजुअली पूछ देता है ये दोनों के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी का जो है थोड़ा सा दिया गया है ये मिली एम्पेयर्स में, कि माइल्ड शॉक जो है ह्यूमन बॉडी को अगर लगता है तो वो 2 मिली एम्पेयर का करंट होता है। अगर ज्यादा झटका खतरनाक लगा है, पेनफुल शॉक, तो वो 5 मिली एम्पेयर का होता है। और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि सिकुड़ गया तो ये 10 मिली एम्पेयर का होगा। और अगर लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स अगर हो गया तो ये 15 मिली एम्पेयर का होगा। और वेरी सीवियर शॉक मतलब एक ऐसा खतरनाक शॉक लगा है जिसमें आदमी का डेथ तक हो सकता है। ये इसमें क्या होता है, करंट पासेस थ्रू द हार्ट, मतलब सीना से होकर के, दिल से होकर के अगर करंट पास कर गया तो ये 70 मिली एम्पेयर का शॉक उसको लगा है, जिस कारण से ये आदमी का डेथ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टिविटी 0 हो उसको कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी
कम होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इसमें और कुछ चीज आपसे नहीं पूछेगा इस जगह पे। मरकरी के बारे में दिया है 4.2 के behaves as the superconductor behaves as because it loses all electrical resistance at temperature below 4.2 केल्विन। ये चीज है कि 4.2 केल्विन के बाद जो है सो मरकरी एट 4.2 केल्विन क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि ये अपना सारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लॉस कर देता है 4.2 केल्विन के नीचे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सुपर कंडक्टर के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन ऑन सुपर कंडक्टर वर्चुअल नो लॉस। मतलब सुपर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पावर लॉस होगा ही नहीं, इस कारण से। फिर सुपर कंडक्टर कैन बी यूज्ड इन मेकिंग सुपर मैग्नेट्स वगैरह, तो ये सब चीज है। इसके बाद हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जो है आपका सेपरेट वीडियो और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आप उसको कैसे डिराइव करेंगे उसको आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड कर जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड करता है, वोल्टेज सेम रहता है। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो सर्किट के अंदर जितना भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर्स सभी के रेजिस्टेंस को ऐड करना क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर निकालने के लिए दे दिया आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में इनवर्स करके निकाल लेते हैं और सीरीज में सीधे डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसको आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा तो आप पूरा बढ़िया से न्यूमेरिकल निकालना सीख जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से करंट पास करता है तो वो डिवाइस क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी चीज को बताए थे जूल साहब क्या बताए थे कि कोई भी डिवाइस गर्म होगा ना, वो डिपेंड करेगा कितना उसमें करंट पास हो रहा है, उस करंट के स्क्वायर पे, उससे पास होने वाले रेजिस्टेंस पे, कितना टाइम तक करंट पास हो रहा है उस पे। तो इसीलिए H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT, H बराबर I स्क्वायर RT। ये फाइनली हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब इस पर एप्लीकेशंस क्या क्या है, हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक बल्ब इसी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। हीटिंग डिवाइसेस जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, आयरन, नाइक्रोम्स वगैरह, क्रोमियम, ये सब इसी पे काम करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि गर्म ज्यादा हो सके, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए ताकि वो पिघल नहीं जाए आसानी से। ठीक है, शुड नॉट ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, ऑक्साइड्स नहीं बनाना चाहिए ज्यादा टेम्परेचर पर। और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट शुड नोट बी वेरी हाई, थर्मल एक्सपेंशन जो है ये काफी अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब गर्म होने पर फैलने का कैपेसिटी। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर होता है, यानी कि पावर बराबर क्या होगा, वर्क बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये वाट होता है। तो एक वाट किसको डिफाइन करेंगे, तो एक वाट कहते हैं हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि 1 जूल बाय 1 सेकेंड। यानी कि अगर एक सेकेंड के अंदर 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है कोई डिवाइस, तो उसका पावर को 1 वाट कहेंगे। मतलब 1 जूल के अंदर एक सेकेंड के अंदर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 वाट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद इससे जो है रिलेशन बिटवीन PVIR, ये एक डेरिवेशन पूछ देता है आपसे 3 या 2.5 मार्क्स में CBSE। तो इस पर भी डेरिवेशन का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, जहां से हमारा 3 फार्मूला बनता है। एक फार्मूला हमारा बनता है क्या चीज का, तो पावर बराबर VI, एक फार्मूला हमारा बनता है पावर बराबर I स्क्वायर R, और एक फार्मूला हमारा बनता है पावर बराबर V स्क्वायर बाय R। ये 3 फार्मूला हमारा बनता है। तो यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार वाट होता है,
1 वाट को आप डिफाइन करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर हमारा होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट कहते हैं किलोवाट आवर को, है ना। किलोवाट आवर को हम लोग 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बिजली का, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बिजली का बिल बोला जाता है। तो इसको अगर डिफाइन करने आ जाएगा 1 किलोवाट आवर किसको कहते हैं, तो बता देंगे कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का डिवाइस अगर 1 घंटा तक ऑपरेट होता है, 1 घंटा तक चलता है, तो जितना बिजली बिल उठाएगा यानी जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को कहेंगे 1 किलोवाट आवर। और इसी में कभी कभी पूछ देता है 1 मेगावाट आवर। तो 1 मेगावाट का डिवाइस 1 घंटा में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उससे की कंज्यूम्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मेगावाट आवर। तो इस तरीका से आपका जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 1 शॉट हो जाता है पूरा कंप्लीट। देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरे चैप्टर का 1 शॉट। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो प्रॉपर्टीज में इसका यही चीज हम लोग बताएंगे कि अदर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अट्रैक्ट करता है। और ये जो है इसका सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्शन जो होता है ये पोल्स पे मैक्सिमम होता है। और ये डाइपोल मैग्नेट होता है, कभी भी मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट धरती पर नहीं करता है। मतलब मोनोपोल का मतलब है कि उसके पास सिंगल पोल होगा। हमेशा मैग्नेट डाइपोल होता है यानी कि उसके पास 2 पोल्स होगा, एक हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ये 2 पोल्स होता है। मैग्नेट हमारा 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैग्नेट जो होता है, नेचुरल मैग्नेट जो होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा Fe3O4 नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला होता है, जो कि लोडस्टोन, ब्लैक स्टोन्स वगैरह जो होता है नेचर में खुद से पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। और जिसको आदमी खुद से बनाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट आपका हो जाएगा, हॉर्स शू मैग्नेट आपका हो जाएगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट आपका हो जाएगा, सर्कुलर मैग्नेट हो जाएगा। ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड को यूजेस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है और ये यूजेस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है, ये खुद नेचर में पाया जाता है, इसलिए इसका फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ पर से आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जहां पर कोई भी मैग्नेट जो है अपना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा सकता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसका SI यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है और CGS यूनिट अगर होता है ये होता है CGS यूनिट उसका गॉस। और 1 टेस्ला में जो है 10⁻⁻⁴ गॉस होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाता है। ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट हो जाता है हमारा साउथ पोल पर। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया गया है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए दे देता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या देखेंगे, तो इसमें 3 प्रॉपर्टी को हम लोग देखने वाले हैं खास करके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सा चीज है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा जो है वो यही चीज है कि इमेजिनरी लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से क्या होता है ओरिजिनेट होता है और साउथ पर टर्मिनेट हो जाता है। ये बाहर में डायरेक्शन इधर होता है, अंदर का जो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ये इस तरीका से हम लोग डायरेक्शन को बता देंगे। फिर दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस जगह पर कट करेगा इस जगह पे अगर इधर का टेंजेंट देखते हैं तो इधर होगा और इस लाइन का टेंजेंट इधर होगा। तो इस कारण से एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं होता है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, इसीलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद तीसरा चीज क्या बता देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नजदीक नजदीक रहेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये प्रॉपर्टीज आप बता दीजिएगा। इसके बाद जो है सो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाता है ये स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट वायर है, इसमें कंडक्टर, इस स्ट्रेट कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इसके लिए हमको पढ़ना होता है क्या चीज, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे ये स्ट्रेट वायर है, इसमें अगर करंट, ये जो थंब है ये इस तरीका से अगर हम अपने दाहिने हाथ को रखते हैं तो ये अंगूठा करंट का डायरेक्शन को बताएगा और ये चारों फिंगर जो बंद करते हैं ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक होगा, करंट नीचे जा रहा है तो
मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। तो यही चीज हमारा बताता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है करंट, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो करंट एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड, नीचे आ रहा है करंट तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सर्कुलर वायर का ड्रॉ करने के लिए कभी कभी आपसे दे देता है मैग्नेटिक फील्ड को इसका ड्रॉ करने के लिए, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। फिर हमारा आता है सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड एक लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, तो स्प्रिंग के फॉर्म में इंसुलेटेड वायर बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे करके लपेट दिया जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड जो होता है, इससे जब करंट पास करवाते हैं तब जाकर के बिजली के तरह, ये करंट जब पास कराते हैं तो अब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सोलिनॉइड कितना मजबूत होगा ये दो चीज पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, और दूसरी चीज कि टर्न के बीच में गैप कितना है। गैप अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और सोलिनॉइड के अंदर में जो है सोलिनॉइड के अंदर में अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं और बिजली पास कराते हैं तब ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, जब सोलिनॉइड के अंदर में जो है कोर मटेरियल इसको कहते हैं, कोर मटेरियल के रूप में सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं तब जाकर के क्या होता है, ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बिजली इससे पास कराते हैं। तो अब होगा क्या कि जब बिजली देना बंद करेंगे तो ये सॉफ्ट आयरन बन जाएगा, और जब बिजली देना शुरू करेंगे तो ये आयरन जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और इसको कहते हैं सोलिनॉइड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूसरा मटेरियल का इस्तेमाल, एल्युमिनियम या अदर मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन को जब बिजली देते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, बिजली देना बंद करते हैं तो ये वापस सॉफ्ट आयरन बन जाता है। लेकिन अदर मटेरियल्स लगाएंगे जैसे एल्युमिनियम वगैरह, तो जब बिजली देंगे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कुछ देर के बाद ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, मतलब ये रिवर्स कर ही नहीं पाएगा वापस अपने फॉर्म में, इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बी से हमेशा डिनोट करा जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, बिजली देना है तब जाकर के मैग्नेट ये बनेगा, और बार मैग्नेट ये हमेशा परमानेंट मैग्नेट होता है, इसको बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं, मींस पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं, बैटरी के डायरेक्शन को चेंज करके, लेकिन बार मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी कि पोलरिटी को चेंज नहीं करा जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये वीक मैग्नेट होता है इसके कंपैरिजन में। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखिएगा कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर डिफरेंस आपसे पूछ दिया तब जाकर के आप बता दीजिएगा। फिर आता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीका से रखते हैं तो ये तीनों उंगली है ना, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या चीज होता है, थंब बताएगा किस चीज का डायरेक्शन, फोर्स, फील्ड एंड करंट, अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, और इसके बाद ये बताएगा हमारा ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये अंगुली जो बताएगा मिडिल फिंगर ये हमारा बताएगा करंट का डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इफ वी स्ट्रेच आवर left hand in such a way that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other, then thumb gives the direction of magnetic force and forefinger gives the direction of magnetic field and middle finger gives the direction of current, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक करंट नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात हो गया हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर आपका डिलीट चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको पढ़ना है ही नहीं। EMI भी आपका डिलीट चल रहा है, तो ये भी नहीं पढ़ना है। तो अब देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में फिर ये सेम काम कीजिए राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड में भी ये हो तीनों उंगली, फोर फिंगर, ये थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों परपेंडिकुलर रखिए। तो थंब जो होता है ये मोशन फील्ड करंट, यानी कि ये बता देगा कंडक्टर का मोशन किधर होगा उसका डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये अंगुली जो है ये बता देगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब कहेगा इंड्यूस्ड करंट किसको कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाता है इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, इसमें क्या होगा फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, ये मोशन फील्ड करंट, ये ध्यान रखिएगा, मोशन फील्ड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि डिलीट चल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से करंट को प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ये चीज है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका डिलीट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आपका डिलीट चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। करंट जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट जो होता है इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग और डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसका फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है। हमारे घर तक जो बिजली आता है ये चीज हमारा एसी होता है, और डीसी जनरेटर जो होता है ये हमारा डीसी करंट को जनरेट करके देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है दोनों डायरेक्शन में डुअल डायरेक्शन इसका होता है, ये सिंगल डायरेक्शन इसका होता है। तो ये सब इसके बीच का डिफरेंसेस हमारा आ जाता है। अब आपसे पूछेगा कि एडवांटेज ऑफ यहाँ पर क्या चीज है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये चीज पूछ देगा। तो एसी का क्या क्या एडवांटेज है, एसी डुअल डायरेक्शन का करंट होता है, तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर जो है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होते हैं वो अलग अलग पोटेंशियल्स को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि एसी के अंदर जो होता है ना, ये होता है हमारा क्या चीज, एसी के अंदर जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी उसके पास फिक्स होता है, तो डिवाइसेस लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं, खराब जल्दी नहीं होता है, लॉस वगैरह कम होता है, तो इसलिए एसी हमारे पास एडवांटेज इसका हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जाकर के हमारा डोमेस्टिक हाउस वायरिंग वगैरह है, तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइव वायर जो होता है ये मीटर में जाता है, और हमेशा स्विच वगैरह लाइव वायर से कनेक्ट करा जाता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है फिर उससे गुजरता है, रिटर्निंग होता है, और फिर अर्थ वायर जो होता है ये लीकेज को लेकर के, बिजली के लीकेज को लेकर के धरती में ट्रांसमिट करता है, ये हमारा अर्थ वायर का काम होता है। ये 3 गो तार हमारा मेनली यूज करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो जनरली कलर्स का इस्तेमाल करा जाता है, ग्रीन कलर का अर्थ वायर हमारा रहता है, ब्लैक कलर का जो है हमारा न्यूट्रल, और रेड कलर का लाइव वायर होता है। हालांकि ये स्पेसिफिक कोई चीज फिक्स नहीं है कि इसी कलर का ही बनेगा, अब तो कंपनियां अलग अलग कलर्स में ये बनाने लगी। सिंपल सर्किट जो होता है ये ध्यान रखिएगा 5 एम्पेयर का होता है, पावर सर्किट ध्यान रखिएगा 15 एम्पेयर का होता है। लाइव वायर जो होता है हमेशा, स्विच जो होता है ये हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट करा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का 1 शॉट समाप्त हो जाता है।